नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके बारे में टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ और जिस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था और अभी फिलहाल के उस सिचुएशन क्या है, क्या अभी टारगेट के नज़दीक है, क्या अभी मुझे लॉसेस चल रहा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप सभी जानते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखिए, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब अदानी ग्रुप के हर कोई कंपनी का हालत खराब हो गया था। आप खुद ही देख लीजिए, एक साल के पीछे अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 52 का लो जो है वो 571 के आसपास देखने को मिला और 52 का जो हाई है 1343 के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी के जो हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही आप अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आ, मतलब अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर अदानी के ये जो अदानी पोर्ट्स है इसके ऊपर मेरा एक ट्रेड था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या बना, एक कफ बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा एक एंटी में लिया था। और देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस हायर लेवल में एंटी हुआ था तब मैंने इस जगह पे एंटी ले लिया। कुछ एंटी इसीलिए लिया क्योंकि वॉल्यूम इतना हाई था और उसके साथ साथ मैंने एंटी दो कारण के वजह से लिया। देखिए, प्रीवियस अगर दो लेवल को देखे तो इस लेवल यहाँ पे भी एक लेवल था और यहाँ पे भी एक लेवल था। इस दोनों लेवल को कंपनी ने क्या किया, फाइनली एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो इस एंटी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी एंटी लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और बाकी क्वांटिटी में ऐड करूंगा। मतलब मैं अराउंड मेरा जो एंटी था वो 50% एंटी यहाँ पे लिया था और 50% में बाकी नीचे आने के बाद लेने वाला था। नीचे आया ही नहीं और देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है, टारगेट अचीव करने वाला है। तो कभी कभी आपको क्या, आपको ब्रेकआउट के ऊपर आपको एंटी भी जरूर देखना चाहिए कि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ वो कितना वॉल्यूम है। अगर नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसका हालत बिगड़ गया था। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी का हालत बिगड़ गए थे और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से रीबैक किया, किस तरीके से रीबैक किया, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है। आज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर कंपनी के अंदर खराबी है तो इसलिए इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। देखिए, मैं आपको सारे डेटा दिखा देता हूँ तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखे तो आपको हर सालों की आपको मैं डेटा दिखा दूँ तो कभी भी आपको एक साल में ऐसे दिख रहा है कि कंपनी का सेल्स कम होगा? बिल्कुल नहीं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कभी भी आपको एक साल में ऐसे दिखा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या प्रॉफिट कम हुआ? बिल्कुल नहीं। तो जो कंपनी का सेल्स ठीक है, प्रॉफिट ठीक है और नेट प्रॉफिट भी हर साल कंपनी का ग्रोथ होता चला गया, तो क्या उस कंपनी के ऊपर टेंशन लेने का जरूरत है? हाँ, आप कह सकते हैं कि सर बीच में तो प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट क्यों कम हुआ? वो बात को समझिए कि वो टाइम कौन सा था, दिसंबर 2022, जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। उस टाइम में लोगों के मन में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तब लोग मार्केट से भी निकल रहे थे और उसके बाद कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे बॉयकॉट किया गया था। तो इस सारे कारण की वजह से मैं अदानी पोर्ट्स के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिल रहा था। तो कोई बात नहीं, कंपनी फिर से रिकवरी भी किए। उसके साथ और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो इन्वेस्टर 2023 के स्टार्टिंग पीरियड में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कुछ माल बेचा था और म्यूचुअल फंड ने क्या किया, पूरा के पूरा नीचे जब आया, जून क्वार्टर में जब नीचे आया, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। जून में कहाँ पे आया, 2023 के जून के क्वार्टर में एकदम एकदम देखा जाए तो जून में यहाँ पे था, यहाँ पे लोअर लेवल में था। तो सोचिए उसी टाइम में हम लोग माल बेच रहे थे, मतलब जो लोग माल बेचना चाहते थे वो माल बेच रहे थे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था, उस टाइम बाय कर रहा था। आप खुद ही देख लीजिए, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी ऐड किया, एफएस ने क्या किया, क्वांटिटी ऐड किया। तो इंस्टीट्यूशन जब माल खरीद रहे हैं और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कंटिन्यू है तो उस कंपनी के ऊपर टेंशन वाला कोई बात नहीं है। हाँ, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मैं खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बाय सेल करना आपके हाथ में है। आप कहेंगे सर आपने बोला था इस कंपनी के ऊपर टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। मार्केट में तो टेंशन ही टेंशन है। तो आपको समझ कर काम करना पड़ेगा। हर कंपनी को प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लॉसेस भी दे सकते हैं। रिस्क को मैनेज करके काम करेंगे तो आपको तो चिंता नहीं रहेगा। अगर एक कंपनी के ऊपर सारे के सारे पैसे डाल देंगे तो आपका रातों का नींद मतलब उड़ जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं हमेशा डाइवर्सिफाइड करके रखता हूँ।
तो जब मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ शेयर किया था और मेरे हिसाब से टारगेट वो ईज़िली अचीव करेगा। तो अगर टारगेट हुआ तो मुझे 55% के आस-पास टारगेट मिलने का चांसेस है। क्योंकि एक शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस देखने को मिला है। अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है? एफएल इंडिया लिमिटेड। और हाँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट करना अदानी पोर्ट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? आप किस तरीके से ट्रेड लिए थे? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आपको कितना प्रॉफ़िट चला है वो भी मुझे जानना है। तो देखिए एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो एफएल इंडिया के ऊपर एक मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक पैटर्न्स कंप्लीट करे तो मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा। तो देखिए पहले एक बहुत बार ट्रेड इसके ऊपर मुझे मिला था, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था। कप हुई मतलब कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ था। और फिर से देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, एक शोल्डर बना, उसके बाद देखिए एक फिर से बिग हेड बना और उसके बाद एक एक शोल्डर फिर से बनने की तैयारी में है। तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और उसका कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफएल इंडिया कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी का बिजनेस जो है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिए कंपनी इंडिया में 27% बिजनेस कर रहा है, बाकी कहाँ पे है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब बाकी बाकी देशों में कंपनी 72% बिजनेस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी सीपीसीयू बिजनेस के ऊपर 95% बिजनेस कर रहा है। तो सीपीसीयू क्या है? देखिए अगर गूगल में सर्च करेंगे सीपीसीयू के बारे में तो यहाँ पे चार्टर्ड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, कैजुअलिटी अंडर जो जो अंडर राइटर्स है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी का जो बिजनेस है तो वो फ्यूचरिस्टिक है ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी का अगर मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो आप देख सकते हैं, न्यू कंज्यूमर जो कन्वर्सेशन है, एक्विजिशन, एंगेजमेंट और ट्रांजेक्शन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और डिटेल्स को देखेंगे तो और भी आपको क्लियर कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीपीसीयू का बेसिस पे कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है और टोटली कंपनी ऑनलाइन न्यू यूज़र कन्वर्सेशंस, एग्जिस्टिंग यूज़र के ऊपर कन्वर्सेशंस, उसके साथ न्यू और एग्जिस्टिंग यूज़र के ऊपर कन्वर्सेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन सब के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो काम है वो ऑनलाइन बेसिस है और इस सेक्टर बहुत मतलब इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। ध्यान से देखेंगे कंपनी का सेल्स 150 करोड़ 2020 में था, 2021 में 350 करोड़ बना, 2022 में वो 375 करोड़ बना और 2023 में वो 500 करोड़ के आसपास बना। मतलब अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़, 62 करोड़, 69 करोड़ और 77 करोड़ बना। हर एक साल में कंपनी ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। जो कंपनी इतना शानदार ग्रोथ कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स क्या सोचना चाहिए? हाँ, हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव फीलिंग्स इसीलिए रखता हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर बाइंग की है। अभी एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ एडिंग करूंगा, वो है इंस्टीट्यूशन का बाइंग। ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड के पास से 4.5% होल्डिंग था, वो कब? 2022 के मार्च में। और दिसंबर 2023 खत्म होने तक जो म्यूचुअल फंड के जो बाइंग है वो 4.5% से 11% तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और उसी तरीके से देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग 15.5% था, बीच में बेचा गया, फिर से वो रिकवरी करके 15.5% से लेकर 14.5% तक देखने को मिला। मतलब इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है तो क्या उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू में नहीं करूंगा? बिल्कुल मैं करूंगा। तो बाकी मैं अभी तक इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ पे वो पैटर्न्स कंप्लीट ना हो, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कंप्लीट ना हो, तो मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए जब इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप विद हैंड पैटर्न बना था, तब मैंने एक एंटी यहाँ पे बनाया था और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपके साथ शेयर किया और फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर इतने छोटे जगह पे कितना आपको टारगेट मिला? देखिए 26% का टारगेट मिला। एक्चुअली मुझे 26% नहीं मिला, मुझे मिला 20% के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर साइड में मेरा बाय हो गया था। कोई बात नहीं, अ, हमेशा रूल्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से रीबैक करके एक कप बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बने, सॉरी कप के बाद एक हैंडल बने, तो फिर से एक लंबा जर्नी के लिए मैं तैयारी रहूंगा, मतलब तैयारी करूंगा। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस के बेसिस में कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी रेलवे गवर्नमेंट के साथ साथ
जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स का, साथ ही साथ स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, स्टेशन बिल्डिंग बनाने का, स्टेशन बनाने का, रेलवे के ऊपर, सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। बेसिकली कंपनी का कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और इंडिया में रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट्स हो, क्योंकि रेलवे से एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आर्कॉन इंटरनेशनल के ऊपर मैं बुलिश हूँ। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स में लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट वो 102 करोड़ से 135 करोड़, 190 करोड़ और अभी 250 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एज ए पॉजिटिव के हिसाब से देखता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो लास्ट में एक चीज मैं और भी एडिंग करूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा बाइंग किए और बाकी एफएस के पास 4% का होल्डिंग है, क्योंकि ज़्यादा होल्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख लेना, 21,000 करोड़ के आसपास है। छोटा सा मतलब रेलवे गवर्नमेंट के जितने सारे कंपनी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक नया एंटी बनने का, तो यहाँ पे अगर एंटी बने तो एक कप विद 100% बने तो मैं फिर से एक बार कुछ जरूर एंटी लेने वाला हूँ। तो आप क्या सोचते हैं इस सारे कंपनीज के बारे में, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये मेरा खुद का स्ट्रेटजीज है, मेरा खुद का एनालिसिस है, प्लीज़ इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।